हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेखर श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई पॉलिटिकल पे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है शेखर श्रीवास्तव, मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ और मैंने अपना एमए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पास किया है इन ईयर 2021 और मैंने उसी साल यूजीसी नेट भी क्लियर किया है, जिसका रिज़ल्ट इस साल मार्च में आया था, मार्च एंड फरवरी के मिड में। उसमें मैंने 99.32 परसेंटाइल एक्वायर किया था और यूजीसी नेट अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था और उस समय मेरी एज थी 22। मेरे बहुत सारे दोस्तों और मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि नेट फर्स्ट टाइम में क्लियर करना चाहते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं कि नेट होता क्या है, जेआरएफ क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले आप जानिए नेट क्या होता है। नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि 3 स्ट्रीम्स होती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, ठीक है। तो साइंस बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट होते हैं तो उनको अगर अपने पीजी के बाद अगर उनको पीएचडी परस्यू करना होता है तो उनके लिए यूजीसी सीएसआईआर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी 2 स्ट्रीम्स बची, एक हो गया आर्ट्स, एक हो गया कॉमर्स, इनके लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आर्ट्स डिसिप्लिन के अंतर्गत बहुत सारे आपके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट और सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, सोशलॉजी, बुद्धिस्ट स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में क्लियर किया है। मेरे बहुत सारे दोस्तों का ये डिमांड थी, उनको जानना था कि मैंने किन किन बुक्स को फॉलो किया है या कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले ज़्यादा दिक्कत आती है स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को और जिनकी मीडियम हिंदी रही है या फिर कोई भी उनकी मान लो हिंदी भाषा है या फिर उनकी कोई भी स्टेट लैंग्वेज हो गई, गुजराती हो गई, बंगाली हो गई, और उनको वैसी इंफॉर्मेशंस नहीं मिल पाती हैं जो कि इस एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। वो मेहनत खूब करते हैं, वो पढ़ना भी चाहते हैं, बट उनको समझ में नहीं आता कि किनको पढ़ के हम इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक सेलेक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए, क्योंकि इसमें आपके ज्ञान से बढ़ कर के ये पूरा खेल है आपके अप्रोच का। चाहे आपका यूजीसी नेट हो, चाहे आपका यूपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें आपके नॉलेज के बजाय आपकी एक्यूरेसी, ये नहीं देखा जाता है कि आपने सिलेबस कितना कंप्लीट किया या आपको कितना आता है। क्या आपके सामने जो क्वेश्चन आया, क्या आपको उसका आंसर आता है? तब बात आएगी कि ये हमको कैसे पता चलेगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इस पेपर की। तो ये पेपर बेसिकली 2 पार्ट्स में होता है, एक होता है आपका पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है और पेपर 2 आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। तो मैं पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस को लेकर के बताऊंगा, क्योंकि मैंने उसी के लिए तैयारी की है, ठीक है। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है तो आई थिंक वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो पहले मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो पेपर 1 बेसिकली आपका 50 नंबर्स का होता है और 50 नंबर्स में आपके, अगर हम सिलेबस की बात करें तो टोटल 10 यूनिट्स होते हैं, जिसमें आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके अलावा हायर एजुकेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन, पैराजम्बल्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, अनसीन पैसेज हो गए, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। टोटल 10 यूनिट्स हैं और हर यूनिट से अप्रॉक्स आप मान लो तो 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि किसी यूनिट में 6 क्वेश्चन हो गए तो दूसरे में 4 पूछ सकता है, इस तरीके से होता है। तो आखिर इसमें अप्रोच क्या रखनी चाहिए और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप चाहे नेट क्वालिफाई करना चाहते हो और अगर आपका सपना जेआरएफ लेने का है
तो आपके लिए फर्स्ट पेपर बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि यही वो ऐसा पेपर है जो कि लोगों को उनके जेआरएफ से रोक देता है या फिर उनके नेट होने से भी उनको रोक देता है। ठीक है, तो इसको टैकल करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। वो क्या स्ट्रैटेजी होगी? तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि जब भी आप पेपर 1 दे रहे हैं तो उसमें आपको कभी भी रिपीटेटिव क्वेश्चन उस तरीके से सेम लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे। ये बात आप जान लीजिए। पहले होता था बट अभी पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं। आप ये चाहो कि हमको चीज़ें बाई टू द लाइन मिले तो फर्स्ट पेपर में ये पॉसिबल नहीं है मोस्ट ऑफ द केस में। फॉर एग्जांपल रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, उसमें बेसिकली आपका जो मेन चीज़ फंसती है वो होती है आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आपने कितनी डीपली चीज़ों को कवर किया है, आपने समझा है कि नहीं, कि अगर आपसे क्वेश्चन को कई बार घुमा के दिया जाए तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपल सी टिप्स दूंगा कि इसमें हमको देखना होगा, पेपर 1 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऐसा होगा जिसमें हमको प्रैक्टिस चाहिए, उसमें आपको थियरी पोर्शन नहीं है, उसमें आपको रटना नहीं है, उसमें आपकी प्रैक्टिस चाहिए। जिसको वो चीज़ें लगाने आती हैं वो उस एग्ज़ाम को निकाल ले जाएगा, जिसको नहीं आता है तो उससे वो पूरे के पूरे नंबर्स वो छोड़ के आएगा। तो वो कौन से पार्ट हुए? पहला हो गया आपका डीआई आपको प्रैक्टिस करनी होगी डेली बेसिस पे। अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है तो आपको ज़रूर से करनी होगी, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से कुछ पोर्शन आपको हेल्प कर सकता है। इसके अलावा हो गया आपका अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज भी आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। उसमें आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से हम पैसेज को जल्दी से जल्दी एक बार में हम समझ सकें और उसके बाद हम उसको अटेम्प्ट करें तो हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। उसमें हमको 5 में 5 नंबर चाहिए। डीआई और अनसीन पैसेज ये 2 यूनिट ऐसे हैं जिनमें हमको 5 से 5 मतलब टोटल हो गया 10 नंबर ये चाहिए। फिर आता है तीसरा यूनिट, आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें आपको नंबर सिस्टम और बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, जो आपका बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स को, एनालिटिकल स्किल्स को चेक किया जाता है। तो उतना आपको आना चाहिए। तो ये 15 नंबर तो आपको बिल्कुल से आपके कंफर्म होने चाहिए कि मैं इतने नंबर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आता है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इस समय हर एग्ज़ाम में एक ऐसा पेपर हो गया है जो कि आपसे पूछा जाता है, चाहे आप यूपीएससी ले लो, एसएससी ले लो, हर जगह पूछा जा रहा है। और उसमें भी सब कुछ नहीं पूछा जाता, और अभी तो एटलीस्ट 1 से 2 साल तक अभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ ये है कि आगे आने वाले समय में उसका लेवल और बढ़ने वाला है। तो अभी के लिए चीज़ें बहुत स्टैटिक हैं। आपको सिंपल से क्या याद रखना है, उसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी आपकी समिट्स हुई हैं उनका ऑर्डर क्या है, उनसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कमिटीज़ कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ों को आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गए 20 नंबर। इसके अलावा आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप नेट क्यों कर रहे हो, एक बेसिक पर्पज़ होता है नेट करने का कि हमको पीएचडी करना है, हमको रिसर्च फील्ड में जाना है। ठीक है, तो रिसर्च फील्ड में जाने के लिए हमको रिसर्च की बेसिक नॉलेज ज़रूर से होनी चाहिए। और इसके लिए आपको सिंपल सी बात है, आप चाहे किसी एक बुक को फॉलो करो या फिर किसी एक टीचर को फॉलो करो, यूट्यूब पे ही आप फ्री में पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पेड बैच लो। मैंने तो कोई पेड बैच नहीं लिया था। यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट्स से आप किसी भी एक टीचर को पकड़ो, वो आपको चीज़ें समझा देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप कोई बुक लेना चाहते हो तो बुक ले लो। ठीक है, आप बुक से पढ़ो, बट उसमें बहुत ज़्यादा मत इंगेज हो जाना। पेपर 1 में बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो रिसर्च में इतना डूब जाते हैं कि वो बाकी जो मान लो 5 नंबर का रिसर्च से आएगा, 5 से ज़्यादा नहीं आएगा, 5-6 हो गया बस, बच्चे उसी में डूब जाते हैं। डूबना नहीं है, प्रीवियस ईयर लो के उसको सॉल्व करो और देखो कि कितने क्वेश्चंस आते हैं।
उस रिसर्च बहुत अथाह सागर है। उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, हमको उनको प्रिपेयर करना होगा, प्रायोरिटी उनको देनी होगी। हाँ, जब हमारा एग्ज़ाम निकल गया तो हम उसमें नॉलेज अपने डोमेन को और बढ़ाते जाएंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रिसर्च पढ़ना है और इसमें बेसिकली कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, और इन सारी चीज़ों को आपको उसमें करना होगा। फिर आता है आपका हायर एजुकेशन। उसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्पेसिफिक टॉपिक्स बता रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस हो गए एंशिएंट, जो हमारे नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला, इन सारे इंस्टीट्यूशंस को किसने इस्टेब्लिश किया था, उनमें कौन कौन से स्कूल्स चलाए जाते थे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से काउंसिल्स बैठी, कौन कौन सी कमिटीज़ आई, कोठारी आयोग, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, याद नहीं बट एटलीस्ट एक कॉपी पेन लेकर के उसको नोट कर लो एक जगह पे कि क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए। ठीक है, फिर अगर बात करें हम कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड में तो बेसिकली आपका कॉमन सेंस देखा जाता है, जो उतना मैंने अभी तक देखा है। उसमें कुछ वर्ड हैं जो इससे आपको दिक्कत हो सकती है, तो उन वर्ड्स को क्लियर कर लीजिए, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको टीचिंग लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, आपके लर्निंग के कितने प्रोसेस होते हैं। ठीक है, एक टीचर को कौन कौन सी एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें उसको रिक्वायर्ड होती हैं, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उनको आप बेसिक सा उनको एक बार देख लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर से आप खुद से सॉल्व करके देखिए कि क्या ये क्वेश्चन हमसे हो रहा है। और उसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस नेचर के होते हैं कि कोई पर्सन जिसने टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं भी पढ़ा है बट उसको ये असेंस पता है कि टीचिंग बेसिकली होती क्या है, एक टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तब बहुत सारे क्वेश्चंस केवल अपने इंट्यूशन के बेसिस पे आप उसको अच्छे से टैकल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके एक दो और यूनिट्स होते हैं, उन सभी को आप हर यूनिट के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। बहुत से लोग फर्स्ट पेपर को छोड़ देते हैं या फिर उसमें उन टॉपिक्स को ही लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च, रिसर्च को आप सबसे लास्ट में रखो, पहले उन टॉपिक्स को लो जिसमें हम नंबर्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। डीआई में आपके 5 नंबर बंच में आते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पेपर। फिर इसके बाद आता है आपका सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में आपके होते हैं 10 यूनिट्स। ठीक है, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 10 यूनिट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको 10 यूनिट्स नहीं, आपको बेसिकली उसमें से 6 से 7 यूनिट्स ही आपको कवर करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आप 10 यूनिट्स करने भी चाहते हो तो सिंपल सी बात मैं कहूँगा कि कोई भी एक ऐसी बुक हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसमें कि हमको सभी यूनिट्स के बारे में दिया हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप, मैंने जो अभी तक एनालिसिस किया है उसके हिसाब से हर 2 यूनिट एक बुक में कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हिंदी माध्यम के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं या जो भी हम मेरे दोस्त हैं उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि आप कुछ बुक्स को फॉलो करोगे अगर, तो आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहली बुक, तो वो है अवस्थी एंड माहेश्वरी की लोक प्रशासन। ठीक है, ये आपका यूनिट 9 एंड 10 है। मैं पीछे से चल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि पहले से ही हम स्ट्रैटेजी की फर्स्ट पेज से ही हम पढ़ें। पढ़ने की हैबिट चेंज करो, पढ़ने की हैबिट चेंज नहीं होगी रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोक प्रशासन की। इसको हम लोग बहुत नेगलेक्ट करते हैं, बहुत बोरिंग भी होता है, बट बहुत सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। और इस यूनिट को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए सिंपल सी बात है कि आप जितने भी आपके सिलेबस में पॉइंटर्स दिए हैं, बहुत छोटा सा यूनिट है, उसमें जितने पॉइंटर्स दिए हैं बस उन्हीं पॉइंटर्स को आप कंप्लीट कर लो। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस यूनिट से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है अगर आपने इसको प्रिपेयर कर लिया। ठीक है,
एक ये हो गया। फिर दूसरा आता है आपका लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत को लीजिए, बहुत मोटी किताब है। तो उसमें आप उसको सेग्रीगेट करिए कि हमारे लिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये 3-4 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हो गया आपके अटॉर्नी जनरल, आपकी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आप एक काम कर सकते हो कि इसके लिए एक कॉपी लो और हर फॉर एग्जांपल एक पोस्ट है, मान लो कैग है, तो कैग किस आर्टिकल में आता है, उसका क्या काम है, इतना हमको पता होना चाहिए। एक बेसिक आइडिया रखना चाहिए, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ आप कर लोगे तो आपको हर एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया। फिर तीसरा आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एक यूनिट है जो कि आपको हर एग्ज़ाम में फ़ायदा करता है। और एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इस डोमेन की जानकारी ज़रूर से होगी। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप महेंद्र कुमार की इंटरनेशनल रिलेशंस की थियरी की बुक आती है, आप उसको रेकमेंड कर सकते हो। इसके अलावा पुष्पेश पंत, उनकी बुक आती है, इसको भी आप रेकमेंड कर सकते हो। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगे आप उसको ले सकते हो। और इस ठीक है, इसके अलावा फिर आती है बात कि जो भी हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है इंडियन थिंकर्स की, उसके लिए हम क्या करें। तो इंडियन थिंकर्स के लिए ओपी गौबा मोर देन सफिशिएंट हैं, उनको आप ले सकते हो। ठीक है, उससे हमारा इंडियन थिंकर्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है बात आपका कि हम फर्स्ट और सेकंड यूनिट कैसे करें, मीन्स वेस्टर्न आइडियोलॉजी एंड वेस्टर्न थिंकर, इन दोनों को कैसे हम टैकल करें। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए आप एंड्रू हैवुड की एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, इस बुक को आप रेकमेंड करो। मैं यही कहूँगा कि ये इंग्लिश में बुक है, बट मैं सिंपल सा कहूँगा कि इस बुक को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपकी 1 से 2 यूनिट, फर्स्ट और सेकंड यूनिट, इन दोनों से इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको आप ज़रूर से प्रिपेयर करिए। ये बुक आपको ऑनलाइन ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी, या फिर मैं आपको उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आई कैन अश्योर यू कि आपके मोर देन आपके इतने नंबर्स ज़रूर आ सकते हैं सेकंड पेपर में जितने कि एक टॉपर के आते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक नॉर्मल सी बुक जो मैं कहूँगा हर स्टूडेंट को कंप्लीट करनी चाहिए, वो है आपकी 12th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी। उसमें आपका इंडियन पॉलिटिकल का जो भी आपका पूरा हिस्ट्री रहा है मॉडर्न इंडिया का, वो कंप्लीटेड है। उसके अलावा उसमें आईआर बहुत ही इजी वे में समझाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिस किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है तो पुष्पेश पंत, और अगर मैं कहूँ पुष्पेश पंत हो गए और आपके महेंद्र कुमार वर्मा है, इन दोनों से पहले आप क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की 12th की और 11th की एनसीईआरटी बुक्स ज़रूर से पढ़िए। ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा। इसमें सारे आपके जितने भी मेजर, चाहे आइडियोलॉजी हो चाहे कॉन्सेप्ट्स हो, उनको समझाया गया है बहुत ही अच्छे से। अगर आप उसको कर लेते हैं तो वो भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। और ये सारी बुक्स आपको हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएंगी, केवल एक बुक को छोड़ करके जो कि एंड्रू हैवुड की है। हाँ, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। तो बात आती है हिंदी माध्यम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं बस एक बात कहूँगा कि आपको हिंदी हिंदी भी आनी चाहिए। और एक ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है कि हमको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। अगर आपको इस मार्केट में रहना है, इस कंपटीशन में रहना है, तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा।
हमें बोलने का भले ही उतना आप लोग को ज़रूरत ना पड़े, बट एटलीस्ट हमको पढ़ने की हैबिट उसको बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो वहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मली इंग्लिश टू इंग्लिश होती हैं, और वो भी बेसिक इंग्लिश से हाई लेवल होती है। तो अपने सपनों से भागने से अच्छा है कि हम खुद का कद इतना बड़ा कर लें कि सपने छोटे हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि जो भी हमारी वीकनेसेस है, ये बैकलॉग अपने माइंड से हटा दीजिए कि मैं हिंदी माध्यम का हूँ तो मुझसे क्या होगा, या फिर मैं इंग्लिश मुझे नहीं आती है, या मेरी स्कूलिंग में तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। इससे कुछ नहीं होता है। आज का टाइम है गूगल का, यूट्यूब का, आप चीज़ें सीख सकते हैं। आप सीखने की कोशिश करिए, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और अब सिंपल सी बात है, अगर आप सिंपल सा कोई भी चीज़ सर्च करोगे, हाउ टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, आपको आंसर्स सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। दिक्कत कहाँ आती है? आपके एफ़र्ट में। तो अपने एफ़र्ट आपके हाथ में है, तो अपने एफ़र्ट को पूरा करिए। और जो कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि इस एग्ज़ाम को निकालने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। अगर मैं कुछ फ़ायदों की बात कहूँ तो सबसे पहला तो एग्ज़ाम्पल ये है कि इस एग्ज़ाम में केवल 6% लोग नेट पास आउट होते हैं, और उसमें से भी 6% लोग को जेआरएफ मिलता है। और ये जो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के भी सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। बल्कि बहुत ही एजेड लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं जो कि किसी न किसी डिग्री कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। तो आपका सबसे कंपटीशन है। तो अगर आप इसको निकालते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसकी वैल्यू की जाती है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी है जिसको आप सभी को यूज करना चाहिए। और आई थिंक आप लोग के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। जैसे भी आप लोग को और कोई भी चीज़ें आपको जाननी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।